May I come in, sir? हाई बेटा। Good afternoon, sir. Thank you, sir. So you are basically अमर सिंह। Yes, sir. गुड। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू। चूरू जिले में कहाँ पर? चूरू में सर रतनगढ़ तहसील में जलेऊ गांव है और अभी फिलहाल मैं बीकानेर में रह रहा हूँ। बीकानेर में क्या जॉब कर रहे हैं आप? सर 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। मेरी बीटेक 2013 में कंप्लीट हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैं सप्लाई चेन फंक्शन में था और एमएनसीज में काम किया है यूएस और यूरोप की। और करंटली 2022 से मैं फुल टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा हूँ और उससे पहले मैं 2016 से 4 बार यूपीएससी के मेंस भी दे चुका हूँ और इस बार मेरा आरएस का ये थर्ड मेंस है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताओ कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी जो भी फंक्शंस है उसको ऑन टाइम जो है आप परफॉर्म करें। और मेरा रोल था इसमें कि परचेज ऑर्डर जो है वो मेरे सप्लायर पे मेरे को प्लेस करना था और इंश्योर करना था कि टाइमली डिलीवरी हो जाए और फाइनली पेमेंट हो जाए सप्लायर को। इंटरनेशनल लेवल पर आज हम सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है? सर इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली सप्लाई चेन्स का मीनिंग ये हो गया कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, फॉर एग्जांपल अभी चाइना जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, तो वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई पूरे वर्ल्ड ओवर जो सप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली एक वो वैल्यू चेन हो गई वर्ल्ड की। और अभी जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर है, इसी सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने के लिए एक ये एग्जाम्पल है। और नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सप्लाई चेन का क्या मीनिंग हुआ? जैसे आज हम कहें इंडिया, हाँ, इंडिया अपनी सप्लाई चेन को चेंज करना चाह रहा है, सो क्या मीनिंग है? सर इसका मीनिंग ये हुआ कि हम अब एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जिसमें हमारा जीडीपी में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 50% है और जबकि मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 15% है, तो हम चाह रहे हैं कि ये 25% हो जाए और इसके लिए हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा था बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में जब हम कहते हैं कि सप्लाई चेन अब हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक टाइप की सप्लाई, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक टाइप की सप्लाई चेन पर हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। जी सर। अब बताइए इसका क्या मतलब है? सर हम जो है चाइना पे 100 बिलियन का हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है चाइना का, तो हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एपीआई जो होते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, तो वो जो डिपेंडेंस है हम चाइना पे जो चेंज करना चाह रहे हैं सर, उसी को आई थिंक सर आप रेफर करना चाह रहे हैं। अच्छा बताओ, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सर जो कंट्री है उसका जो इंपोर्ट वैल्यू है माइनस जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल चाइना से हम अराउंड 120 बिलियन जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जबकि हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 20 बिलियन है, तो अफेक्टिवली 100 बिलियन जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अभी अखबारों में ये रोज ये आ रहा है कि चाइना अब हमारी कंट्री के अंदर डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर डंपिंग का मीनिंग इंटरनेशनल ट्रेड में हो गया कि कोई प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे किसी और कंट्री पे उसको आप सप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी चाइना में फॉर एग्जांपल स्टील्स की ओवर सप्लाई है और यूएस की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो चाइना विल ट्राई कि जो भी उसकी इन्वेंट्री है उसको वो इंडिया में डंप कर दे एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट और देयर लोकल वैल्यू। तो अपने को नुकसान क्या है? सर इससे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं कार मेकिंग की या जो अदर मटेरियल्स की, उनको सस्ता मिलेगा मटेरियल? नहीं सर, बट हमारे फिर प्लांट्स जो हैं, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है फॉर एग्जांपल इन इंडस्ट्रीज में, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। जैसे कार की इंडस्ट्री में हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे नेगेटिव होगा इससे? सर फॉर एग्जांपल अगर हम सस्ती गाड़ियां जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी चाइना से आना लग जाए, तो हमारा जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जीडी। नहीं, सस्ती गाड़ियां तो अलग बात हो गई, वो स्टील का आपने एग्जांपल दिया था, उससे पूछ रहा था। सर स्टील में ऐसा होगा कि अगर हम स्टील जो है वो अभी अभी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं कि जो हमारी लोकल कंपनीज है फॉर एग्जांपल टिस्को, तो वहां से वो जो है स्टील ले रही है और वो जो एक इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज निर्भर हैं। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो वो जो इंडस्ट्री है स्टील की, उस पर जो एम्प्लॉयमेंट है सर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ओके, एक चीज बताओ कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है सर वो करप्शन रोकने के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है?
सर सर इट इज बीइंग सेड कि सनलाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो करप्शन इस तरीके से रुकेगा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये आइडिया है कि भी हम जो भी कर रहे हैं ये प्राइवेट डोमेन में नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, और कभी भी कोई भी एक पीआईएल फाइल करके, सॉरी एक आरटीआई फाइल करके वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो जो गवर्नेंस है उसमें एक तो है कि वो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे, और वो जो काम भी होगा उसमें करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद आप ये कहना चाहते हो कि आरटीआई एक्ट आने के बाद करप्शन की कमी हुई है देश के अंदर? सर पर्पस तो यही था, लेकिन सर आई थिंक उतना इम्पैक्ट नहीं आया करप्शन, बिकॉज अभी भी हमारे क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? दैट्स द पॉइंट कि जब हमने इतना अच्छा एक्ट बना रखा है तो फिर करप्शन बढ़ता ही क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा? सर ये एक टॉप डाउन अप्रोच है इन माय व्यू, कि गवर्नमेंट जो है थ्रू इट्स ओन से लेजिस्लेशंस जो है करप्शंस को कम करना चाह रही है। दे आर ट्राइंग टू एम्पावर द सिटीजन्स, दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बट सर मुझे लगता है कि जो रूट होती है सर वो सोसाइटी होती है कोई भी प्रॉब्लम की, और आई थिंक सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं उसमें अगर अपग्रेडेशन होता है तो ही मेन जो है करप्शन को हम टैकल कर सकते हैं। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं करप्शन के लिए सोसाइटल वैल्यूज मोर इम्पोर्टेंट है, मोर क्रिटिकल है, वनस्पत की जो ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हैं जो कि करप्शन में अपने आप को उलझाए रखते हैं, उनसे ज्यादा? सर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं सर सोसाइटल वैल्यू को दूंगा, बिकॉज ऑफिसर्स जो हैं और जो ये लॉज जो बना रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो सोसाइटी के पार्ट हैं, और अगर मुझे लगता है कि एज अ होल अगर हम अच्छी वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, तो मुझे लगता है कि लॉज तो फिर भी हमें चाहिए होंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है सर, वो अच्छी हो जाएगी सर। एथिकल वैल्यूज की हम हमेशा बात कर रहे हैं आजकल जी सर। कि एथिकल वैल्यूज स्ट्रांग होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। जी सर। व्हाट आर एथिकल वैल्यूज? सर एथिकल वैल्यूज सर बेसिकली सर ये सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं उसको सर ये दर्शाता है। और अगर सर सोसाइटी की मेरे को बतानी है एडमिनिस्ट्रेशन की? सर सोसाइटी की बताइए। सोसाइटी की सर एथिकल वैल्यूज फॉर एग्जांपल सोसाइटी की अगर हम इंडिया में बात करें तो हम एक कोएक्सिस्टेंस में हम बिलीव करते हैं, सेक्युलरिज्म में हम बिलीव करते हैं, हम अहिंसा में बिलीव करते हैं। तो हमारी जो ये कोर प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी के, जो हमारी पब्लिक लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को जो है वो गाइड करती हैं, वो सर एथिकल वैल्यूज होगी सोसाइटी। तो उनको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है कि एथिकल वैल्यूज अच्छी रहें सोसाइटी के अंदर, स्ट्रांग रहें? इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब ये तो मान आपने कह दिया कि ये एथिकल वैल्यूज हैं, बट ये एथिकल वैल्यूज पालना नहीं कर रहे लोग, किस फिर आप क्या करें? सर एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे अच्छा टूल है जिससे हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जो भगवद गीता है और भी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें वैल्यूज क्लियरली डिफाइंड हैं और लोग उसको एज अथॉरिटी भी मानते हैं, तो उनको हम प्रमोट कर सकते हैं स्कूल्स में। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यांमार, म्यांमार में एक सैनिक जुंटा है वहां पर काम कर रहा है। yes. वी आर टोटली अपोज टू सच टाइप ऑफ सिस्टम्स जहाँ पर कि जनता के अधिकारों को खत्म कर कर और कोई राज कर रहा होता है। yes. म्यांमार के केस में ये सब होने के बावजूद हम म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, क्यों? yes. सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली नॉन इंटरफेरेंस की रही है, म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे कोई भी रूल करे हम उस जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उस चीज़ से हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर रहे हैं। सेम इज विद सर तालिबान एज वेल, कि हम जो भी कंट्री है जहाँ पे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट रूल हैं उनको हम सर एक लॉन्ग टर्म विजन लेके हम डिप्लोमेटिकली हम डील करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि सर इसके पीछे है कि हम लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, और अभी उनसे हेड ऑन कन्फ्रंटेशन से हो सकता है कि सर हमारे इंटरेस्ट सर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। ओके, थैंक यू। ये पवन सिंह जी ये बताइए कि स्टार्टअप्स को लेके अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कुछ कहा है, क्या कहा था? बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है। सर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो फूड डिलीवरीज
या जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू चाइना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है? ये करना चाहिए। जी सर। ऐसा क्यों नहीं होता? आपने हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम है और कई कंट्रीज के मुकाबले में, और हम इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। जी सर। ऐसा क्यों नहीं होता? सर इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो कि 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके बाद में सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग से हम काफ़ी हद तक डीकपल हो गए। हमारी जो इंडस्ट्री है उसने ट्रांजिशन कर लिया एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में। तो इसीलिए जो हमारा सर बेस है, मैन्युफैक्चरिंग बेस, वो काफ़ी वीक है। और सर दूसरा ये कारण है कि जो R&D पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए कंपेयर टू जो चाइना या यूएसए कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम आई थिंक सिर्फ 1% ही स्पेंड कर रहे हैं। तो सर ये दो प्रमुख कारण हैं। अब ये बताओ, ये जो टैरिफ को लेकर के अभी इस समय वॉर चल रहा है, राइस पे, जी सर। ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या लेसन लेना चाहिए, किस तरह को बेनिफिट उठाना चाहिए? जी सर। सर लेसन में पहला तो ये हो गया कि हमारी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा जो हमारी सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई होना चाहिए, हम सिर्फ एक कंट्री पे ना निर्भर हों। और सर तीसरा जो मल्टीलैटरल बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसमें हम काफ़ी हद तक पीछे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को हमने ज्वाइन नहीं किया था, तो ऐसी पार्टनरशिप पे हमें अभी फोकस करना चाहिए क्योंकि WTO का जो सिस्टम है वो काफ़ी अभी वीक हो गया है। और सर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उसमें एक्सप्लोर कर रही है। तो सर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम चाह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन अब रीअलाइन हो रही है वर्ल्ड ओवर, उसका जो मैक्सिमम पाई है वो हम इंडिया में अट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सर। तो ठीक है, आईफोन में आ गया है यहाँ पर और आएगा भी, और ऐसे कोई बहुत लार्ज इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग हम हमारे यहाँ नहीं हुआ। जी सर। हम इसको करने, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए बिना तो हम इसका बेनिफिट ले नहीं सकते ना इन चीज़ों का। जी सर। वो कैसे होगा? वो इसके लिए क्या कर रहे हैं? और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है इसके लिए वो गवर्नमेंट का PLI और DLI स्कीम है, जिसके अंडर लगभग 14 सेक्टर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है और उनको गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है। और उसके रिजल्ट्स स्पेशली फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी देख पा रहे हैं। और सर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी हमें रिजल्ट दिखेंगे। तो आई थिंक सर हमने किक स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस, बट रिजल्ट आने में हो सकता है 5 या 7 साल लगे हम। अच्छा, ये बताओ कि राजस्थान के फोक डांसेस प्रसिद्ध हैं, तो कौन कौन से 3-4 नाम? सर वेस्टर्न राजस्थान में घूमर है, और अगर हम साउदर्न राजस्थान में बात करें ट्राइबल बेल्ट में तो वहाँ पे गौरी है। और अजमेर रीजन में हम बात करें तो चरी डांस है गुजर वुमेन का। और सर ये 3 ही मैं याद कर पा रहा हूँ। कालबेलिया। हाँ सर, ये सर, कालबेलिया। ये सर कालबेलिया डांसेस। और कोई? सर जो ट्राइबल जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी वैरायटी है डांसेस की। डेजर्ट एरियाज में कौन से डांसेस फेमस? सर डेजर्ट एरिया में जैसे बीकानेर में आप कोस्टेड हो, कब से हो बीकानेर पे? सर बीकानेर में मेरी 10वीं तक की शिक्षा हुई है। और बीकानेर में इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? सर बीकानेर में 2 मेन सोर्सेज हैं इरिगेशन के। पहला तो इंदिरा गांधी कैनाल है, और दूसरा जो है वो ट्यूबवेल्स है। इंदिरा गांधी कैनाल जी सर। से इरिगेशन हो रहा है? जी सर। अच्छा, तो बीकानेर में आप ये बताओ, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है मेजर? सर मेजर जो एक डिफरेंट क्रॉप्स फ्रॉम राजस्थान, मेनली सर मोट होता है। हाँ सर, बीकानेर में सर मोट होता है, और आपका गुआर होता है, और बाजरा होता है सर। ये 3 स्पेशल क्रॉप्स हैं। और इसके साथ साथ सर इन दिनों ग्राउंडनट है, इसकी भी खेती अभी बढ़ी है।
बहुत बढ़ रही है अभी। जी सर। अच्छा, अब ये एक और बताइए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जी सर। वो क्या है, क्यों बना, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? सर एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल के थ्रू इंसर्ट किया गया और उसको सर इम्पावर किया गया और स्ट्रेंथन किया गया थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट। और उसका सर एम है कि जो पॉलिटिक्स में आयाराम और गैराम जो कल्चर है उसको कम करना, पार्टी की जो इंटरनल लॉयल्टीज हैं उसको बढ़ाना और ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहे, लोग दल बदल जो है उसको कम करें, हॉर्स ट्रेडिंग जो है फ्लोर ऑफ हाउस पे वो कम हो जाए सर, इसके लिए लाया गया सर। तो अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल और आयाराम गैराम ये तो रोज हो रहा है। प्री इलेक्शन भी होता है, पोस्ट इलेक्शन भी हो जाता है, जी सर। दोनों तरह से बहुत हो रहा है। जी सर। एंड वी आर सी गवर्नमेंट रोज बदल जाती हैं, पार्टी स्विच ओवर कर जाती हैं। जी सर। मतलब इसको भी बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से नलीफाई कर दिया गया है। जी सर। हुआ है इस हाँ सर, प्रोसेस का सर अब्यूज हुआ है। इस तरह से हो रहा है अब्यूज, कैसे निकल गया ये अब्यूज? सर अभी मेनली जो चैलेंज आ रहा है कि जो अलायंसेस हैं पार्टीज की उसको फॉर्मली जो है एक रिकग्निशन नहीं मिला है। पूंची कमीशन ने और सरकारी कमीशन ने 3 या 4 टाइप के अलायंसेस बताए हैं, प्री पोल, पोस्ट पोल अलायंस विद एक्सटर्नल सपोर्ट। तो ऐसा सर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है अलायंसेस को डिफाइन करने का। और दूसरा सर सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो स्पीकर का अलायंस एक अलग चीज है कि दो पार्टी मिल गई नहीं मिली, जुड़ गई नहीं जुड़ी, यूं जी बात सर। बात है। जी सर। सर सबसे पार्टी स्विच ओवर कर लेना, जी सर। दल बदल। जी सर। सर इसमें सर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में वो सर स्पीकर का रोल है। वो काफी विवादास्पद रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार बोला है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो एप्लीकेशन है वो गवर्नर्स जो है विलफुली उसको डिले कर रहे हैं। उस पर एक्शन होना चाहिए इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। अगर ये जो एक्शन है इसका अगर टाइम लिमिट हम डिफाइन कर दें तो मुझे लगता है कि ये कानून जो है रिजल्ट ला सकता है। ठीक, थैंक यू। अभी आपने बताया कि आपने यूपीएससी, आरपीएस और यूपीएससी की कितने इंटरव्यू दिए? सर 4 मेंस दिए हैं सर, इंटरव्यू नहीं किया मैंने। मेंस दिए हैं जी सर। और आरपीएससी के ये 3 मेंस। स्टेट सर्विसेज दिए? हाँ स्टेट सर्विसेज के सर 2, ये सेकंड इंटरव्यू है मेरा। सही। जी सर। और वैसे आप बीटेक कितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। नहीं करना, इतने इंटरव्यूज और इतने आप टाइम से दे रहे हैं, आपने किया कि आपने सेल्फ असेसमेंट किया होगा, यस। क्या आप कमियां महसूस की और क्या करेक्शन आपने करने की कोशिश? और सर 2013 में मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू पहले तो मैंने जॉब स्टार्ट की, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुआ और फिर 2016 से मैंने जॉब के साथ ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जो मेजर ब्लंडर जो मेरी तरफ से हुआ था कि मैंने जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाया। मेरी जो प्रिपरेशन थी इनिशियली 2 मेंस वो मेरी काफ़ी प्री सेंट्रिक थी, जहाँ पे मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया और जॉब का प्रेशर भी था, तो इतना मेरे पास टाइम मिला नहीं, तो मैं उस एक विशियस साइकिल में फंस गया सर, जिसमें मैंने एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन किए बिना ही प्री देने शुरू कर दिए और क्लियर करने भी शुरू कर दिए सर। तो मेजर मुझे लगता है कि सर ये प्रॉब्लम थी। और दूसरा, जॉब मैंने कंटिन्यू रखी सर, लगभग मैंने 11 साल जॉब भी किया है कॉर्पोरेट में, तो थोड़ा टाइम की कमी रही, बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता। देना आपको यही है? जी सर, ये मेरे लिए सर इट्स लाइक ए सियाचिन ग्लेशियर, आई कांट लीव इट सर। आपने कहा कि बुक रीडिंग लिखा है, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? सर कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, मेनली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स इससे मैंने शुरू की थी और इसके जो टॉपिक्स है वो डाइवर्सिफाई होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक बुक है व्हाई नेशंस फेल, इट इज़ ऑन नेशन बिल्डिंग, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा सर भगवद गीता भी मैं पढ़ता हूँ। तो सर सब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म नहीं रहे हैं सर। नहीं, लाइटिंग होती है किसी राइटर की, कोई सब्जेक्ट को लेकर के कोई लाइटिंग तो होती है, पर्टिकुलर जनरल सब्जेक्ट को लेकर होता है फील्ड मिलने का, या किसी पर्टिकुलर राइटर को लेकर के भी हमारे पास बहुत इंटरेस्ट, तो ऐसा कुछ है क्या? सर गुरुचरण दास की बुक्स मैंने पढ़ी हैं काफ़ी।
क्या किस रेट? सर वो एथिकल उसके अंडरटोन्स थी, जिसमें था कि द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, एक बुक थी, एक थी इंडिया ग्रोज एट नाइट, और सर ऐसी ऐसी मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं सर उनके। ये लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिलता है, इसके अलावा जो है लिटरेचर में सबसे बड़ा कौन सा वो है प्राइज, अवार्ड है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ पुलिट्जर प्राइज है एक। और सर इंडिया के अंदर व्यास सम्मान भी देते हैं। इंडिया में काफ़ी अवार्ड्स हैं जिसमें व्यास सम्मान सर में सबसे बड़ा बुकर प्राइज का नाम सुना, बुकर? ये सर सर ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैन बुकर होता है और एक बुकर, 2 प्राइजेस होते हैं सर। 2024 में किसको मिला बुकर प्राइज? वर्षित बुक में मिला है ना? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा, सॉरी सर आई डोंट रिकॉल। इतनी बुक पढ़ी, आपको सबसे अच्छी बुक कौन सी लगी है? सर द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, गुरचंद दास। मोटिवेशनल ज्यादा। जी सर। अभी आप बात कर रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट पास प्लीज सर। क्या था, तो ट्रेड डेफिसिट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लीज। इनका डिफरेंस है? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट सर जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये जो हमारा करंट अकाउंट है उससे रिलेटेड होता है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट एक पार्ट होता है कि करंट अकाउंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर एक पार्ट हो गया, तो बाकी और क्या होता है? सर करंट अकाउंट में बेसिकली सर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। नहीं, करंट अकाउंट में तो केवल बता दिया आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल करंट अकाउंट थोड़ी होता है बेटा, दैट्स व्हाट ही। जी सर। बैलेंस अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक्चुअली ये बैलेंस ऑफ ट्रेड ये कहिए या ट्रेड डेफिसिट कहिए, उससे बड़ा है ना, उसमें कुछ और भी चीजें इंक्लूड होती है, क्या होता है? सर एग्जैक्टली सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। आजकल ये चल रहा है जो टैरिफ वार चल रहा है। जी सर। तो इसके लिए कहते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, किस तरह से इंडिया इसका फायदा उठा सकता है? सर हम इंडिया से प्रोएक्टिवली पीएलआई और डीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम सी ला के जो इंडिया है उसमें उसको एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जैसे स्लोगन्स हम दे रहे हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो हम चाह रहे हैं कि चाइना का अगर कोई अल्टरनेटिव अगर देख रही है कंपनीज, तो वो इंडिया होना चाहिए इंस्टेड ऑफ वियतनाम या थाईलैंड या अदर कंट्रीज को सर। ये जो अपना जो टैरिफ वार वाला चल रहा है, ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमेनन है ना, ये कुल 5 साल तक तो नहीं चलेगा। जैसे इसको तो शॉर्ट टर्म में हमें इसका जो है मैग्नीट्यूड लेना होगा, अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कैश करना होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, शॉर्ट फील्ड में हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग में हम ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो लॉन्ग टर्म हो गया, बहुत टाइम लगेगा ना, कोई आप किसी का सोचेंगे मैन्युफैक्चरिंग करना सोचेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 6 मंथ्स बाद में जो है ना वो ला देंगे। जी सर। सर इमीडिएट तो सर मैं ऐसा इमेजिन कुछ कर नहीं पा रहा सर। सर इमीडिएट ऐसा कोई सेक्टर सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। अच्छा, जन्माष्टमी कब मनाए? सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉल। सर नॉट एबल टू रिकॉल। रामनवमी? सॉरी सर। आपके आसपास कोई बड़ा फेयर होता है क्या? सर कैमल फेयर होता है बीकानेर में सर। ट्रेडिशनल फेयर, रिलीजियस कल्चरल फेयर, ऐसा कोई होता है? सर करणी माता टेम्पल है सर बीकानेर के पास, तो वहाँ पे नवरात्रा सेलिब्रेशन होते हैं। गोगामेडी का मेला कहाँ लगता है? सर कैटलाइनिंग ही है। जी सर। कहाँ होता है? सर गोगामेडी सर वैसे सर हनुमानगढ़ में आता है, जो ये मेला है हनुमानगढ़ में होता है। कब होता है? सर मंथ सर याद नहीं है सर मुझे। अभी कहते हैं चूरू से है ना बेसिकली, जैसे उधर भी कहते हैं कि ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है। जी सर। स्मगलिंग का रूट भी उधर से हो गया है। जी सर।
तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे जो हमारा बढ़ता हुआ है ड्रग्स का यूज है, ड्रग्स स्मगलिंग बढ़ रही है, इवन सिटीज में भी बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूज बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और आप मान लीजिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जाते हैं, तो आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे? और सर ड्रग्स का सर जो सप्लाई चेन है उस पर हमें अटैक करना चाहिए। पहला तो सर अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि बीकानेर नागौर से होकर निकल रहा है, तो ये एक हब की तरह इमर्ज हो रहा है फॉर ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो सर यहाँ पे जो है सर निगरानी और चौकसी बढ़ाई जा सकती है भारतमाला प्रोजेक्ट पे। इसके अलावा सर गवर्नमेंट ने सर जो ड्रग्स आ रहे हैं सर वो पाकिस्तान बॉर्डर से मेनली आ रहे हैं डेजर्ट एरियाज में, तो और वो सर थ्रू ड्रोन जो है एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो उसके लिए सर जो गवर्नमेंट है उन्होंने एंटी ड्रोन वेपन जो है थ्रू लेजर वो भी डेवलप किया है। तो सर आई थिंक सर इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। नहीं तो क्या सर ड्रग्स उधर से आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इधर से उधर भी जा रहा है ड्रग्स? सर जो हमारे साउदर्न आसाम के डिस्ट्रिक्ट है। ओपियम वगैरह तो इधर से ही जा रहा है ना? जी सर। ओपियम इधर से जा रहा है, उधर से जो है वो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो हेरोइन हो, स्मैक हो, उस रूप में उधर से आ रहा है। जी सर। ऐसा नहीं है क्या? और सर जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से सर गोल्डन क्रिसेंट है बेसिकली, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तो सर वहीं पे बेसिकली जो रॉ प्लांट है ओपियम का या कैनबिस का, तो उससे सर मैन्युफैक्चरिंग होके ही जैसे फॉर एग्जांपल हीरोइन के रूप में इसको एयर ड्रॉप किया जा रहा है। अगर अगर हम वेस्ट ईस्ट की बात करें तो गोल्डन ट्रायंगल है जो कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम वगैरह के बॉर्डर से, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के थ्रू वहाँ से आ रहा है। इसके अलावा सर राजस्थान में जो मैं पूछ रहा हूँ किस तरह से आप जो है ना रोकने के प्रयास? सर जैसे मैंने बताया कि सर एक तो चौकसी जो है इसके जो रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोन डिलीवरी हो रही है और भारतमाला का मिसयूज किया जा रहा है। इसके अलावा सर अवेयरनेस कैंपेन्स पॉलिसीज वगैरह में हमें करने पड़ेंगे। Thank you. Please wait outside. We shall call you back. ठीक है सर। Thank you. थैंक यू सर।